साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 निकाली जाती है, उसमें से हम लोग पीटी 365 कल्चर अर्थात जो संस्कृत वाला पोर्शन है, उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन। तो इसका जो दूसरा टॉपिक है चित्रकला और अन्य कलाएं, इसमें इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक भारतीय वस्त्र के बारे में, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में यूनेस्को ने 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा नामक दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज में देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है। तो ध्यान रखिए कितने, 50। और किसने जारी किया गया है? यूनेस्को ने जारी किया। ठीक है, यूनेस्को और यूनिसेफ में कन्फ्यूजन होता है, तो यूनेस्को ने जारी किया है इसको। भारत के पारंपरिक वस्त्रों के बारे में बात करें तो भारतीय वस्त्रों की उत्पत्ति सिंधु घाटी की सभ्यता में खोजी जा सकती है। यहाँ के लोग अपनी पोशाकों की बुनाई करने के लिए घर पर तैयार धागे का प्रयोग करते थे। वे अपने वस्त्रों को रंगने के लिए नील का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की जो कैटेगराइजेशन है, श्रेणी है, उनको देख लें तो 4 आधारों पर यहाँ बताया गया है। कढ़ाई वाले वस्त्र जैसे कि फुलकारी, चिकनकारी, प्रतिरोध रंजित रिजिड डाइड वस्त्र जैसे कि बंधनी, इकत है। छपाई वाले वस्त्र हैं कलमकारी, बगरू छपाई, और हाथ से बुने हुए वस्त्र जैसे बनारसी जरी वस्त्र है, कश्मीरी शॉल है इत्यादि। अब बात करें परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देने के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, उन इनिशिएटिव या कार्यक्रमों की बात करें तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम NHDP, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, ये आपका CHCDS कहलाएगा। अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना AHVY कहलाएगा। हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर मिशन HMCM कहलाएगा। और वहीं विपणन सहायता और सेवा योजनाएं, ये कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव या योजनाएं हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत के विरासत वस्त्र शिल्पों की जो सूची, जो 50 की बात की गई, उन 50 को राज्य वाइज यहाँ पर देखें तो सबसे पहले उत्तर भारत चलते हैं। तो उत्तर भारत में लद्दाख को देखें तो लद्दाख में थिग्मा वस्त्र है। ये ऊन बांध कर रंगाई किए हुए वस्त्र या बधानी या टाई डाई होते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा रुमाल और चंबा घाटी, ये चंबा रुमाल जो है चंबा घाटी में मतलब यहाँ बनाए जाते हैं। हरियाणा के पानीपत में खेस बुनाई होती है। और वहीं पानीपत में ही जो है टेपेस्ट्री या चित्र वनिका बुनाई होती है। राजस्थान के उदयपुर में डंका कढ़ाई होती है। और यहीं पे स्प्लिट प्लाई ब्रेड बुनाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देखें तो अवध जामदानी, वाराणसी में ही बालचूरी बुनाई, लखनऊ में बदला कढ़ाई, और वाराणसी में ग्यासर बुनाई भी होती है। और फर्रुखाबाद में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग या ठप्पा छपाई होती है। वहीं पे तो उत्तर प्रदेश वाला यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पश्चिम पश्चिम भारत में चलें गुजरात, तो यहाँ पर अहमदाबाद में अश्वरी साड़ी की बुनाई, और नवाशारी और भरूच में जो है कुश्ती बुनाई होती है, मशरूम बुनाई होती है। यहाँ पे अहमदाबाद में मातानी पछेड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मातानी पछेड़ी अहमदाबाद का। इसके अतिरिक्त पाटन का पटोला बुनाई, निरोना का रोगन वस्त्र छपाई, भरूच का सुजानी बुनाई और तंगलिया बुनाई महत्वपूर्ण है। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद का हिमरू बुनाई, और मध्य प्रदेश के जवाद का नंदना हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, गोवा का कुंभी बुनाई। अब आगे चलते हैं। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो बिहार में जो है आपके बिहार के नालंदा में बावन बूटी बुनाई, किशनगंज में खेती कढ़ाई, उड़ीसा में देखें तो संबलपुर में बधानी बुनाई, आपका बरहामपुर पट्टा या फोड़ा कुंभ, खोरदा में धला धला पत्थर पर्दा बुनाई, कंधमाल में जो है डोंगरिया कोंद वस्त्र बुनाई, और इसके अतिरिक्त केदुली पट्टा सुलेख बुनाई। पश्चिम बंगाल में बात करें तो यहाँ के बालापोषा में सुगंधित वस्त्र, मुर्शिदाबाद में गरद कोरियल बुनाई, ये महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में चलें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैदराबाद वाले हिस्से में हिमरू बुनाई, आंध्र प्रदेश में ही सिद्दीपेटा गोला बामा बुनाई, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गो गड़ी भेड़ के ऊन के कंबल।
कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर गुलेद गुंड गुलेद गुंड में जो है गुलेद गुंड खड़ बुनाई होती है। बागलकोट में इलकल बुनाई। बेल्लारी जिला संदूर और बेल्लारी जिला में जो है लंबाड़ी बंजारा कढ़ाई लंबाड़ी या बंजारा कढ़ाई। और चित्रदुर्ग में जो है मोला मोलका लमरू रेशम की बुनाई। मोलका लमरू रेशम की बुनाई। तमिलनाडु में बात करें यहाँ तंजावुर में तो शीकल नायक नपेट कलमकारी। इसके तक मदुरई में सुगुड्डी या चुगुड्डी। और नीलगिरी में टोडा कढ़ाई। ये यहाँ के महत्वपूर्ण है। और केरल में जो है केरल के बलरामपुर में आयुर्वेदिक वस्त्र। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग भारतीय खिलौनों के बारे में बात करें तो देखिए सुर्खियों में क्यों रहे, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौनों के सुरक्षा पहलुओं पर 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। खिलौने से जुड़े कुल 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए। इनमें से 7 जो हैं मानक खिलौनों की सुरक्षा पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO जो है इस पर आधारित है, इसका हिस्सा है। ये जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश है यह अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलौने सुरक्षा के 7 भारतीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के तहत उनमें एक मानक चिन्ह जो ISI का निशान होता है वो होना चाहिए। यह सरकारी दिशा निर्देश जो है 1 जनवरी 2021 से लागू है। ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पहले भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में बात कर लें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग जो कि उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है उसके तहत कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? मानकीकरण, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणन का सामंजस्यपूर्ण विकास तथा मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को नया बल प्रदान करना है। जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो पूर्वी हिस्से में कोलकाता है, दक्षिणी हिस्से में चेन्नई है, पश्चिमी हिस्से में मुंबई, उत्तरी हिस्से में चंडीगढ़ और मध्य हिस्से में आपका दिल्ली आता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसका अध्यक्ष केंद्रीय 25 सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय खिलौनों के बारे में कुछ फैक्टों को देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो भारत का वर्तमान खिलौना बाजार लगभग 1.5 अरब डॉलर का है। यह वैश्विक खिलौना बाजार का केवल 0.5% है। मतलब इसमें अभी हमें इंक्रीज करने का काफ़ी स्कोप है। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए जो कदम हैं उनमें पहला स्थानीय स्तर पर खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। वहीं दूसरा है हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष जिसे शॉर्ट में स्फूर्ति कहते हैं योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसके संबंध में प्रावधान है कि इसके तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाने का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। आगे बात करते हैं विनिर्माण केंद्रों की जो महत्वपूर्ण है भारत में खिलौना बनाने में। पंजाब में देखें तो यहाँ पर छनकना एक सीटी वाला खिलौना होता है। घुग्गू घुग्गू ये बच्चों के लिए झुंझुना पेटी होती है। लट्टू सिर से घूमने वाला। और आपका हंदवई किचन सेट ये आपके पंजाब के हैं। वहीं गुजरात में जो है थिगड़ा दिंगला। महाराष्ट्र में देखें तो भातुकली किचन सेट ये सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने होते हैं। कर्नाटक में चन्नपटना खिलौने और किन्नाली खिलौने हैं। और वहीं पे आप बात करें उत्तर प्रदेश में बनारस के लकड़ी खिलौने, उड़ीसा में संबलपुर खिलौने और पत्थर खिलौने, असम में असारी कांदी टेराकोटा खिलौने, मणिपुर में लैफादिबी, पश्चिम बंगाल में नटुन ग्राम डॉल्स हैं और तेलंगाना में निर्बल खिलौने हैं। बिहार में कन्या पुत्री डॉल्स और सिक्की वर्क हैं, 2 हैं। तमिलनाडु में देखें तंजाउर गोलू गुड़िया और चुप्पू समान है। आंध्र प्रदेश में एट्टी कुप्पा खिलौने और दूसरा है कोड्डापल्ली खिलौने। ये मैच कराने के लिए पूछा जाता है कि कहाँ के विनिर्माण केंद्र जो खिलौने संबंधित हैं
वो किस राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ सुर्खियों में रही कलाकृतियों के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री ने बाली, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2022 के सम्मेलन में अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों या नेताओं को भारत की पारंपरिक कलाकृतियां भेंट की हैं। उनमें से कुछ का विवरण यहाँ दिया गया है, जैसे पहाड़ी लघु चित्रकला, ये कांगड़ा शैली की है। इसके बारे में बात करूँ तो यह लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रण की शैली है। यह भारत में हिमालय की तलहटी के तह की स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई है। यह चित्रकला कांगड़ा क्षेत्र के एक प्रमुख राजा या प्रमुख शासक राजा संसार चंद, जिनका काल था मतलब कार्यकाल जो था 1775 से 1823 था, के संरक्षण में विकसित हुई थी। कांगड़ा शैली अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैलियों में से एक है। यह शैली अपने निर्मल सौंदर्य और निष्पादन की सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है। कांगड़ा शैली की अनूठी विशेषताएं रेखाओं की सूक्ष्मता, रंग की चमक और अलंकारिक विवरणों की सूक्ष्मता है। इस शैली में चित्रित सबसे लोकप्रिय विषय है भागवत पुराण, गीत गोविंदम, नल दमयंती, बिहारी सस्सई, रागमाता और बारामाशा। अगला, माता ना पछेड़ी, माता नी पछेड़ी। ये माता नी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ है मातृ देवी के पीछे। पछेड़ी एक धार्मिक हस्तशिल्प वस्त्र है। इसके केंद्र में मातृ देवी का चित्र बनाया जाता है। ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, ये गुजरात के अहमदाबाद से संबंधित है। ऐसा माना जाता है इसकी शुरुआत गुजरात के घुमंतु बाघरी समुदाय, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, बाघरी समुदाय के लोगों ने की थी। उनकी निचली जात के कारण उन्हें माता के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस पर उन्होंने कपड़े के टुकड़ों पर देवी माँ के चित्रों का चित्रण करना शुरू किया तथा अपने स्वयं के पूजा स्थल बनाए। माता नी पछेड़ी को गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की कलमकारी कला से मिलती जुलती है। साथ ही इसमें चित्रकारी की एक ही विधि अर्थात बांस से बनी कलम का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं पिथौरा चित्रकला के बारे में। तो पिथौरा चित्रकला का इतिहास काफ़ी पुराना है। हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में इस कला शैली के दर्शन होते हैं। पिथौरा चित्रकला गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले राठवा, भील, नायक व ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों में देखने को मिलती है। ये चित्रकारियाँ आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी देती हैं। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। ये 7 घोड़े उन 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राठवा समुदाय के निवास स्थल स्थान के चारों ओर मौजूद हैं। पिथौरा चित्रकला एक कला शैली से अधिक एक अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान या तो भगवान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अथवा इच्छा या वरदान मांगने के लिए किया जाता है। सुलेमानी कटोरे, तो देखिए, सुलेमानी या अकीक मध्यम स्तर का मूल्यवान पत्थर या राजपीपला की भूमिगत खानों और रतनपुर में नदी तल में पाया जाता है। इस पत्थर को इन कटोरे जैसी अलग अलग सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए निकाला जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सुलेमानी पत्थर में किसी व्यक्ति के भीतर अथवा उसके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उपचारात्मक गुण, हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं। 18वीं शताब्दी में खंबात का बंदरगाह, अब जिसे आनंद जिले में है, सुलेमानी पत्थर उद्योग का केंद्र था। अगला है पाटन पटोला। पाटन पटोला यह शुद्ध रेशम से बुनी हुई इकहरी इकत या पटोला की प्राचीन कला है। यह 11वीं शताब्दी के समय की उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र की कला है। पटोला वस्त्र दोनों तरफ रंगों और डिजाइन की समान गहनता दर्शाते हैं। इसकी रंगाई की तकनीक को बांधनी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किन्नौरी साल के बारे में बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध साल है। तो याद रखिए किन्नौरी साल के बारे में। इसके ज्यामितीय डिजाइन पर मध्य एशियाई संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव है। इसकी डिजाइन में ऐसे रूपांकन शामिल हैं जो आमतौर पर धर्मों और संस्कृतियों के प्रतीक हैं। इसके आधार के रंग प्राकृतिक अर्थात धूसर, काला, भूरा और सफ़ेद हैं तथा इसके अलंकरण के रंग नारंगी, नीला, हरा आदि हैं। इन शालों को अधिकांशतः 2 भागों में बुना जाता है। इन भागों को फिर व्यापक रूप से हाथ की सिलाई के माध्यम से केंद्र से जोड़ा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात करें तो रोगन चित्रकला के बारे में। तो रोगन पेंटिंग क्वाड मीटिंग के दौरान, क्वाड जिसमें आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, तो इस क्वाड मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को एक सफ़ेद रोगन भेंट किया। रोगन वस्त्रों पर की जाने वाली चित्रकला का एक रूप है। इसे 4 शताब्दियों से अधिक पुराना माना जाता है। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि गुजरात के कच्छ के निरोना में केवल एक ही परिवार द्वारा संरक्षित है। रोगन एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ है वार्निश या तेल। इस कला में उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट का उपयोग किया जाता है। इस कला में अरंडी के तेल से बने एक विशेष पेस्ट का उपयोग किया जाता है।
इसमें सामान्यतः ज्यामितीय रूपांकनों को प्राथमिकता दी जाती है। साझी चित्रकला, तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इसी क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को साझी चित्रकला का एक चित्र भेंट किया। इस चित्रकला का विकास 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। इसमें कृष्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित स्टेंसिल बनाना शामिल है। साझी शब्द साँझ या संध्या से लिया गया है, संध्या से, या संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा को से संबंधित है। पट्टा चित्र चित्रकला, तो देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें एक पट्टा चित्र पेंटिंग भेंट की। पट्टा चित्रकला के बारे में बात करें तो वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग उड़ीसा की विशिष्ट पेंटिंग है। इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में मानी जाती है या से मानी जाती है। इस पेंटिंग को एक विशेष कैनवास पर बनाया जाता है। इसमें सूती साड़ियों को इमली के घोल के साथ बिछाया जाता है। तत्पश्चात क्ले पाउडर से लेपित किया जाता है। यह कला श्री जगन्नाथ पंथ और पुरी में मंदिर परंपराओं से निकटता से संबंधित है। रत्नागिरी की शैल नक्काशियों के बारे में बात करें, जिसे पेट्रोगिल्फस कहते हैं। विशेषज्ञों ने रत्नागिरी में प्रस्तावित मेगा ऑयल रिफाइनरी योजना को अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे का कारण इस परियोजना से यहाँ की शैल कलाकृतियों का संभावित नुकसान है। रत्नागिरी महाराष्ट्र के कुंकण क्षेत्र में स्थित है। पेट्रोगिल्फस किसी शैल या चट्टान की सतह के हिस्से को काटकर किया जाता है, मतलब उस पे बनाया जाता है। इन शैल कलाकृतियों को संरक्षित स्मारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये शैल नक्काशियां प्रागैतिहासिक युग के दौरान कठोर लैटेराइटिक शैल पर बनाई गई हैं। इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम टेंटेटिव सूची में भी शामिल किया गया है। कोंकण क्षेत्र में कुल 1000 से अधिक शैल नक्काशियां हैं। इन्हें कातल शिल्प भी कहा जाता है, ध्यान रखिए, कातल शिल्प भी कहते हैं। इन पर अलग अलग जानवरों, पक्षियों, ज्यामितीय संरचनाओं और प्राचीन चित्रलेखों का उकेरा गया है। भीमबेटका और मिर्जापुर नक्काशियों के विपरीत यहाँ जानवरों के शिकार के किसी भी दृश्य को चिन्हित नहीं किया गया। ये महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों में। भीमबेटका और मिर्जापुर नक्काशियों में आपको शिकार के दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के बारे में बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर से। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया। ये 4 समूह कौन से हैं? तो पहला है अवनद्य वाद्य, मेम्ब्रानोफोन्स या ताल वाद्य यंत्र। इसमें खींची हुई खाल से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि डमरू है, नगाड़ा है, इत्यादि है। दूसरा है घन वाद्य, इंडियोफोनिक या ठोस वाद्य। ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं, उदाहरण के लिए घंटी, गोंग या चिमटा। सुशिरवाद, एरोफोन या वायु यंत्र, ये वायु से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए शहनाई या बांसुरी। चौथा है तत्वाद, कार्डोफोन या तार वाले वाद्य यंत्र। इनमें ध्वनि दो बिंदुओं के बीच तारों के कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है, उदाहरण के लिए सारंगी, सरस्वती बीड़ा, संतूर इत्यादि। अगला है रंग स्वाधीनता के बारे में बात करें तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया है। रंग स्वाधीनता स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को सजोने का एक उत्सव है। इस दौरान देश भर की निम्नलिखित लोक संगीत परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। इसमें पांडवों का कड़ा, देखिए, इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी, संभवतः 17वीं शताब्दी के मेवात में हुई थी। यह आमतौर पर महाभारत के प्रसंगों और युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप की अद्भुत वीरता पर केंद्रित है। वहीं ओगू ओगू कथा या तेलुगु भाषी क्षेत्रों का एक लोक नाट्य रूप है। पंजाब की ठाड़ी गायन परंपरा, इसकी शुरुआत गुरु हरगोबिंद ने युद्ध के मैदान में शस्त्र हाथ में उठाए वीरों के बीच बहादुरी को प्रेरित करने के लिए की गई थी, इनके द्वारा, गुरु हरगोबिंद के द्वारा। पुवाड़ा या महाराष्ट्र में लोकप्रिय गाथा गीत गायन की एक समृद्ध पारंपरिक शैली है। दास्तान गोई या कहानी सुनाने की एक पारंपरिक फारसी शैली है। दास्तान गोई करने वाले कलाकारों की ध्वन्यात्मक आवाज़ों में रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा जीवंत उठी है। अगला है सुमंग लीला। सुमंग लीला के बारे में बात करें तो हाल ही में इम्फाल में अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन आरंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, सुमंग लीला कहाँ संबंधित रहा है, तो मणिपुर, और इसका आयोजन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ। सुमंग लीला 19वीं से 20वीं की सदी में विकसित एक प्रांगण नाटक या मणिपुरी नाट्य कला है। ऐसा माना जाता है कि यह मैतेई, ध्यान रखिएगा, मैतेई समुदाय के एक अनुष्ठान लाई हरोबा से प्रेरित है। तो ध्यान रखिएगा, मैतेई समुदाय कहाँ का है, मणिपुर का से संबंधित है।
और इनका एक अनुष्ठान है लाई हरोबा। या लाई हरोबा किससे संबंधित है? मैतेई समुदाय से। वर्तमान में यह नैतिक मूल्यों, एकता और अखंडता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। इस प्रकार लोगों को शिक्षित करने तथा समाज में सुधार लाने पर केंद्रित है। इसमें महिला कलाकारों की सभी भूमिकाएं पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती हैं और महिला थिएटर समूहों के मामले में पुरुष पात्रों की भूमिकाओं को महिला कलाकार निभाती हैं। ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि की बात करें, पॉम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, तो देखिए केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि के प्रथम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो प्रथम संग्रह ताड़ के पत्ते की जो पांडुलिपियों का जो प्रथम संग्रहालय है वो कहाँ स्थापित किया गया है या उसका उदाहरण कहाँ किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां लिखित रूप में ज्ञान को प्रसारित करने और संरक्षित करने के लिए मानव की सबसे प्राचीन व व्यापक तकनीकों में से एक है। इन्हें दो प्रकार के ताड़ के वृक्षों, एक पालमीरा और दूसरा है तालीपोट से प्राप्त किया जाता है। पालमीरा का पत्ता मोटा और कम लचीला होता है और समय के साथ कमजोर हो जाता है। वहीं तालीपोटा का पत्ता जो होता है पतला और अधिक लचीला होता है। इसमें उत्कृष्ट स्थायित्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह 600 वर्षों तक यथास्थिति में रह सकता है। इनमें भारतीय, नेपाली और दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृतियों एवं धर्म से जुड़े हुए कई अनूठे स्रोत लिखे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पालमीरा और तालीपुट्टा। अगला है ढोकरा कला के बारे में बात करें तो बंगाल का लाल बाजार जो गांव है ये ढोकरा धातु शिल्प का केंद्र बनता जा रहा है। यह गांव बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में दो स्थान है, बांकुरा में बिकना और वर्धमान में दरियापुर ढोकरा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ढोकरा क्या है? ढोकरा धातु की एक ढलाई कला है। इसमें ढलाई के लिए प्राचीन लुप्त मोम विधि लो वैक्स कास्टिंग का उपयोग किया जाता है। यह तांबे और इसकी मिश्र धातुओं या कांस्य जैसी अलोह धातु का इस्तेमाल करने के कारण विशिष्ट है। यह एक प्राचीन परंपरा और इसका प्रालेखित इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। यह झारखंड की पारंपरिक कला है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बंगाल और झारखंड दोनों से संबंधित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।